वर्ष 1919 अफगान और अंग्रेजों के बीच जंग छिड़ी। इस युद्ध के परिणाम में अफगानिस्तान को ब्रिटिश राज से मुक्ति मिली। 19 अगस्त 1919 में अफगानिस्तान पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश घोषित हुआ। अफगानिस्तान के अमीर अमान उल्लाह खान के हाथों में देश की बागडोर सौंपी गई। देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए उन्हें दूसरे देश के साथ संधि व्यवहार बनाना जरूरी लगा। अमान उल्लाह खान ने मॉस्को में हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सोवियत रशिया के व्लादिमीर लेनिन को चिट्ठी भेजा, जिसमें उन्होंने सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के बीच मैत्री संबंध को बढ़ावा देने की बात कही। 1921 में सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के बीच कई सारी ट्रीटी पर बातचीत हुई और हस्ताक्षर भी हुए। सोवियत यूनियन की तरफ से अफगानिस्तान सरकार को ढेर सारे पैसे, फौजी हथियार प्राप्त होने लगे। सोवियत फाइटर्स का आना जाना होने लगा और फाइटर एयरक्राफ्ट्स वहां ज्यादा स्पॉट किए गए। अमान उल्लाह खान ने अफगानिस्तान एयरफोर्स का निर्माण करवाया और कई सारे अफगानी पायलट्स की ट्रेनिंग की शुरुआत करवाई। सोवियत यूनियन की मदद से अमान उल्लाह खान की ताकत बढ़ने लगी। अमान उल्लाह खान ने कई सारे प्रकार के बदलाव लाने का ऐलान किया। महिलाओं के स्वतंत्र अधिकारों पर काम चालू हुआ। फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा मिला। अमान उल्लाह खान को पश्चिमी पोशाक का शौक था और अफगानिस्तान महिला एवं पुरुषों को पश्चिमी पोशाक पहनने की अनुमति मिली। महिलाओं के पोशाक से लेकर उनके मूल अधिकारों की अगुवाई की अमान उल्लाह खान की पत्नी और अफगानिस्तान की रानी सोरया तारजी ने। क्वीन सोरया तारजी जैसे आधुनिक और भविष्य के एक नए अफगानिस्तान का चेहरा बनी। बढ़ते वक्त के साथ एजुकेशन फील्ड में बदलाव आने लगे। सेक्युलर एजुकेशन का बढ़ावा हुआ। गुलाम प्रथा पर पाबंदी हुई। जुडिशियल सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए कोर्ट की पद्धति को अपनाया गया। अफगानिस्तान का चेहरा जैसे पूरी तरह से बदलने लगा। वर्ष 1923 अफगानिस्तान की नई करेंसी बनी और टैक्स स्ट्रक्चर को बदल दिया गया। अमान उल्लाह खान के नेतृत्व में अफगानिस्तान के बदलते रूप को देखना कई लोगों को मंजूर न था। अफगानिस्तान में बढ़ रहे पश्चिमीकरण को रोकने के लिए सन 1924 में अफगानिस्तान के दक्षिण प्रांत में पश्तून कबालियों द्वारा विद्रोह का पहला शंख फूटा। अमान उल्लाह खान का साथ सोवियत यूनियन के रेड आर्मी ने दिया और युद्ध में विद्रोहियों की कमर तोड़ने का काम किया। 14 अक्टूबर 1924 सोवियत एयरक्राफ्ट ने विद्रोहियों के इलाके में भारी बमबारी करके उन्हें युद्ध में हरा दिया। ऐसे और भी कई युद्ध अफगानी सरकार और दूसरे संगठनों के बीच हुआ, परंतु नवंबर 1928 में अफगानिस्तान के इतिहास ने अलग ही करवट ली। अमान उल्लाह खान की सरकार को चुनौती दी हबीबुल्लाह कलाकनी ने। हबीबुल्लाह का साथ दिया अफगान के बड़े से बड़े इस्लामिक नेताओं ने। वह शरिया कानून को पुनः स्थापित करना चाहते थे। 11 दिसंबर 1928 अमान उल्लाह खान की सरकार गिर गई और हबीबुल्लाह ने खुद को अफगानिस्तान का नया बादशाह घोषित किया। वक्त के साथ साथ अफगानिस्तान की राजनीति में अस्थिरता जारी रहा। वक्त आया 1947 जब एशिया के मानचित्र में बदलाव आने लगा। भारत से ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। जाते जाते भारत का विभाजन हुआ और एक नया देश बना, पाकिस्तान। पाकिस्तान न सिर्फ भारत का परंतु अफगानिस्तान के लिए भी सिरदर्द बना। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर बना जिसे दुरंद लाइन कहा गया। उस वक्त अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद दाऊद खान दुरंद लाइन को मानने से इनकार किया। काबुल में रह रहे लोगों का मानना था कि पश्तून के कई सारे इलाकों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था और उन्हें वह सभी स्थान वापस चाहिए था। इस वजह से दो देशों में तनाव बढ़ने लगा। फिर वर्ष आया 1954। सोवियत यूनियन का काउंटर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ संधि किया और उन्हें ढेर सारे पैसे और जरूरी हथियार भी प्रदान किए। वर्ष 1962 पाकिस्तान को चीन का साथ मिला। अब पाकिस्तान के पास अमेरिका और चीन था तो अफगानिस्तान के पास सोवियत यूनियन का समर्थन था। सोवियत यूनियन की पकड़ अफगानिस्तान पर मजबूती से बन गई।
वर्ष 1974 अफगानिस्तान की जनता दो हिस्सों में बंट गई। एक जो अफगान सोवियत गठबंधन के साथ थे, तो दूसरे वो लोग जो अफगान सोवियत गठबंधन के खिलाफ थे। पाकिस्तान प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अफगानिस्तान प्रधानमंत्री मोहम्मद दाऊद खान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। पाकिस्तान की आईएसआई ने मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर के नेतृत्व में अफगानिस्तान के अंदर कोवर्ट ऑपरेशन लॉन्च किए। ऑपरेशन का मुख्य मकसद था मोहम्मद दाऊद को प्रधानमंत्री पद से बाहर फेंकना। आईएसआई ने अफगानिस्तान में स्थित मिलिटेंट ग्रुप जमात ए इस्लामी का साथ दिया। उस वक्त मोहम्मद दाऊद खान राष्ट्रपति बन चुके थे। फिर आया वर्ष 1978 जब राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री मोहम्मद दाऊद खान की हत्या हुई और उसके बाद अफगानिस्तान की सत्ता पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के हाथ लगी। पीडीपीए ने सत्ता में आते ही एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने का काम शुरू कर दिया। लैंड रिफॉर्म पर भी काम किया, जिससे यह बात जाहिर हुई थी कि जमीन का वितरण बराबर लोगों में बांटा जाएगा। अफगानिस्तान कबाली इलाकों में इन सभी बातों का विरोध हुआ। वह इन सभी फैसलों को अपनी संस्कृति के खिलाफ मानने लगे। पीडीपीए के खिलाफ लाखों लोगों ने विद्रोह का ऐलान किया। पीडीपीए लोगों ने विद्रोह को शांत करने के लिए फौज का इस्तेमाल किया, परंतु विद्रोह रुकने के बजाय बढ़ने लगा। पीडीपीए के लिए यह विद्रोह रोकना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी पार्टी के लोगों में सत्ता का लालच जागने लगा और अंदर ही अंदर अपने नेताओं पर कत्लेआम करने लगे। ऐसी परिस्थिति में पीडीपीए ने सोवियत यूनियन का साथ लिया। दिसंबर 1979 सोवियत यूनियन की फौज ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया और धीरे धीरे पूरे देश पर अपनी ताकत बढ़ा दी। हजारों की संख्या में हत्या हुई और यह बात को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने सोवियत यूनियन का कड़ा विरोध किया। सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना उन्हें सही नहीं लग रहा था। सोवियत यूनियन की बढ़ती ताकत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को निरंतर चिंता में डाले जा रहा था। अमेरिका फौज को लेकर सोवियत यूनियन से लड़े, ऐसा बिल्कुल भी संभव न था। उन्हें अफगानिस्तान से कोई खास लगाव नहीं था, बस सोवियत यूनियन को नीचा गिराने का मकसद था। सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से बाहर फेंकने के लिए कूटनीति का सहारा लेना उनको सही लगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंटेलिजेंस सर्विस CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने अफगानिस्तान के अंदर एक कोवर्ट ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन साइक्लोन। अब देखना यह है कि कैसे CIA USSR को अफगानिस्तान में घिरने का काम करेगी। क्या उनकी चाल USSR को ताकतवर बनने से रोक पाएगी? क्या दो शक्तिशाली देशों में कोई एक अफगानिस्तान की अनसुलझी राजनीति को सुलझा पाएगा? जानने के लिए देखिए आज के एस्पिनाज एपिसोड ऑपरेशन साइक्लोन को। अफगानिस्तान पूरे एशिया के लिए चिंता का विषय बन चुका था। USSR की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एकजुट हो गए। मई 1979 US ऑफिशियल्स गुप्त तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट द्वारा अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ खड़े रहे मिलिटेंट ग्रुप से मुलाकात करने लगे। 3 जुलाई 1979 को दूसरी मीटिंग हुई और इसमें CIA ने $6,95,000 फंड उन मिलिटेंट ग्रुप्स को पहुंचाए। परंतु दिसंबर 1979 में USSR ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो US प्रेसिडेंट जिमी कार्टर तो जैसे बौखला गए। US ने USSR का विरोध अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करना शुरू कर दिया। यहां तक 1980 मॉस्को में आयोजित समर ओलंपिक्स में हिस्सा न लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। यह बात अलग है कि 1984 में लॉस एंजलिस में हुए ओलंपिक्स में USSR ने भाग न लेकर हिसाब बराबर किया।
वर्ष 1981 जिमी कार्टर के बाद यूएस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी रोनाल्ड रेगन को मिली। ऑपरेशन साइक्लोन पर सीआईए ने काम करना शुरू कर दिया। टेक्सास कांग्रेसमैन चार्ली विल्सन, सीआईए पैरामिलिट्री ऑफिसर माइकल जे विकर्स और सीआईए रीजनल हेड गस्ट अवराकतोस ने ऑपरेशन साइक्लोन को लीड करने की जिम्मेदारी ली। उनके प्लान अनुसार मुजाहिदीन ग्रुप को हथियार के साथ साथ ट्रेनिंग भी दे, जिससे वह गुरिल्ला वॉर टेक्निक से सोवियत आर्मी पर हमला कर सके। शुरुआत में यूएस के इन्वॉल्वमेंट का पता न चले, इसके लिए सोवियत द्वारा बनाए गए हथियारों विद्रोहियों को दी गई। इस योजना में यूएस को इजराइल का साथ मिला। योम किपुर युद्ध दौरान इजराइल ने सोवियत यूनियन द्वारा बनाए गए हथियारों के भंडारों पर कब्जा कर लिया। वही सब हथियारों को यूएस को सौंप दिया गया और उसके बाद वही हथियारों को यूएस ने मुजाहिदीन तक पहुंचाया। यहां तक यूरोप देशों से सोवियत हथियारों को खरीदकर अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में गुप्त तरीके से पहुंचाया जाता था। वर्ष 1985 यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एंटी सोवियत रेसिस्टेंस मूवमेंट का मोर्चा खोल दिया। सीआईए ने मुजाहिदीन तक स्टिंगर मिसाइल्स भी पहुंचाने का काम शुरू किया। उसी स्टिंगर मिसाइल से मुजाहिदीन छुपकर सोवियत हेलीकॉप्टर्स पर हमला करते थे। यूएस कांग्रेसमैन चार्ली विल्सन हथियारों से लेकर फंडिंग पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रपति मोहम्मद जिया उल हक पर निर्भर थे। दोनों के बीच काफी गहरा मैत्री संबंध था। पाकिस्तान की आईएसआई यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यूएस द्वारा भेजे गए फंडिंग्स और वेपन मुजाहिदीन तक पहुंचाते और उनके लड़ाकुओं को मिलिट्री ट्रेनिंग भी देते। अफगान मिलिटेंट ग्रुप को सऊदी अरब और चाइना से गुप्त तरीके से आर्थिक सहायता भर भर के मिलने लगी। यूएसए, पाकिस्तान, चाइना और कई सारे अरब देश पैसों को पानी की तरह बहाने लगे और सोवियत यूनियन आर्मी को चारों तरफ से घेरने की योजनाएं बनाई। करीब 18,000 मिलिटेंट फाइटर्स को आईएसआई ने एक साल में ट्रेन किया। सोवियत आर्मी को घेरने के लिए एक और खिलाड़ी मैदान में उतरा और वो था यूनाइटेड किंगडम की इंटेलिजेंस सर्विस MI6। MI6 ने इस युद्ध में इस्लामिक ग्रुप के सबसे भयंकर लड़ाकू अहमद शाह मसूद को सोवियत यूनियन आर्मी के सामने खड़ा कर दिया। अहमद शाह मसूद पर MI6 के 2 ऑफिसर्स की नजर रहती। वह मिलिट्री ऑफिसर्स द्वारा उसे और उनके लड़ाकुओं को ट्रेनिंग देते। यह सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अफगानिस्तान के बाहर कंडक्ट होते थे। यूके की एलिट यूनिट स्पेशल एयर सर्विस की तरफ से अफगान मिलिटेंट ग्रुप को 50 ब्लो पाइप मिसाइल और 300 अन्य मिसाइल्स मिले। उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और सीआईए ऑफिसर्स अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर दौरा करते, साथ ही साथ मुजाहिदीन लड़ाकों के रिपोर्ट्स पर नजर रखते। सीआईए डायरेक्टर विलियम कैसी आईएसआई के साथ मीटिंग करता और आने वाले ऑपरेशंस पर नजर रखता। सीआईए इस्लामाबाद स्टेशन चीफ हावर्ड हर्ट और मुजाहिदीन लीडर अब्दुल हक एक दूसरे से संपर्क में रहते। सीआईए एजेंट्स अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में फैल गए और अपने नकली आइडेंटिटी द्वारा वहां काम करते, सोवियत यूनियन की आर्मी पर नजर रखते और मुजाहिदीन के लड़ाकों तक जानकारी पहुंचाते। सीआईए एजेंट सीधे सीधे मुजाहिदीन लीडर जलालुद्दीन हक्कानी से मिलते और कैश पेमेंट उसी को करते। साल 1986 सीआईए यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा बनाई गई स्टिंगर मिसाइल्स बड़े तादाद में मुजाहिदीन तक पहुंचाते। उसी स्टिंगर मिसाइल से मुजाहिदीन सोवियत यूनियन आर्मी के एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर पर हमला करके नष्ट कर देते, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन आर्मी को ज्यादा नुकसान पहुंचता था। अफगानी मुजाहिदीन लड़ाकू दिन प्रतिदिन सोवियत यूनियन आर्मी पर भारी पड़ने लगे। हर जगहों में फैलकर उन पर आक्रमण करते। हथियार उनके पास इतने सारे थे और वो भी आधुनिक कि सोवियत यूनियन आर्मी का उन पर प्रभाव ना के बराबर हो गया। अफगानिस्तान की जमीन सोवियत यूनियन आर्मी के लिए असुरक्षित बन गई। सोचिए, यूएस, पाकिस्तान, यूके,
चाइना और अन्य अरब देशों ने अफगानिस्तान पर ऐसा धावा बोला कि अफगानिस्तान युद्ध के नरक में जलने लगा। अरब के अलग अलग देशों में से लड़ाकू अफगानिस्तान में दाखिल होते और मुजाहिदीन सेना की ताकत में इजाफा लाते। यह तो युद्ध का मैदान था, और अगर बात की जाए डिप्लोमेसी लेवल पर तो सोवियत यूनियन को आधे से ज्यादा देशों ने आइसोलेट कर दिया था। यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने CIA, MI6 और ISI के साथ सोवियत यूनियन आर्मी की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऑपरेशन साइक्लोन CIA का सफल ऑपरेशन तो रहा, परंतु उसका कोई सकारात्मक लाभ अफगानिस्तान को नहीं मिला। उल्टा से वह पहले से ज्यादा बर्बाद हो गए। 20 जुलाई 1987 USSR ने अफगानिस्तान से ट्रूप्स विड्रॉल की घोषणा की। 15 फरवरी 1979 सोवियत फोर्सेस ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। इस लड़ाई में करीब 14,000 सैनिकों की जान गई और 50,000 से ज्यादा सैनिक लापता थे। इस लड़ाई की हार के बाद USSR ने हमेशा के लिए अपना वजूद खो दिया। 26 दिसंबर 1991 यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक्स यानी USSR का भंग हुआ। USSR 15 देशों में बंट गया। इस लड़ाई में कई सारे देशों ने भर भर के मॉनेटरी पावर का इस्तेमाल किया। पहले 6 सालों में यूएस ने $3.2 बिलियन खर्चे। 40 F-16 विमान 1983-87 के बीच पाकिस्तान को बेचा, जिसकी कीमत करीब $1.2 बिलियन थे। दूसरे 6 साल यानी वर्ष 1987 से 1993 यूएसए ने $4.2 बिलियन खर्च किए। उस समय यूएस, सऊदी अरब, चाइना और अन्य मुस्लिम देशों ने मिलकर $12 बिलियन की फंडिंग की। यूएस जितना ही सऊदी अरेबिया भी मुजाहिदीनों को फंड करता था। कांग्रेसमैन चार्ली विल्सन का कई दफा सऊदी अरब जाना होता था फंड्स के सिलसिले में। इस लड़ाई को जारी रखने के लिए ISI ने अफगानिस्तान इस्लामिस्ट लीडर गुलबुद्दीन हेकमातेर और उसके मिलिटेंट ग्रुप हज़े-ए-इस्लामी गुलबुद्दीन को पूरा समर्थन दिया। ऑपरेशन साइक्लोन को कई सारे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। यूएस गवर्नमेंट का पाकिस्तान से मदद लेना और कई मोस्ट वांटेड मिलिटेंट्स को फंडिंग करना, यह सब बातों की आलोचना हुई। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने इस्लामिस्ट लीडर गुलबुद्दीन को गलत ठहराया। गुलबुद्दीन पर इल्जाम था रियासी इलाकों पर हमला करने का, जिसमें करीब 2000 सिविलियंस की जान गई। अफगान सोवियत वॉर के बीच ओसामा बिन लादेन का नाम दुनिया के सामने पहली बार आया। ओसामा बिन लादेन द्वारा बनाई गई मिलिटेंट ग्रुप अल-कायदा इस लड़ाई में ज्यादा एक्टिव थी। अफगान सोवियत वॉर खत्म होने के बाद पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो और यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश के बीच बातचीत हुई, जिसमें प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने इस्लामिस्ट मूवमेंट की बढ़ती समस्या के बारे में चिंता व्यक्त किया। वर्ष 1987 वाइस प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री फंडिंग एंड सेल्स बंद कर दिया। उसके यूएस में ट्रेनिंग ले रहे पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स को पाकिस्तान वापस चले जाने को कहा। साल 1991 चार्ली विल्सन हाउस इंटेलिजेंस कमेटी को मनाने में सफल हुआ और वर्ष 1992 में यूएस और सऊदी अरेबिया ने $400 मिलियन का हथियार अफगानिस्तान मुजाहिदीन तक पहुंचाया। CIA पर कई इल्जाम लगे ओसामा बिन लादेन को मदद पहुंचाने का, परंतु इस बात को सच साबित करने का पुख्ता सबूत किसी के पास न था। ऑपरेशन साइक्लोन के बारे में जानकर ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान को बर्बाद करने में वहां के लोगों के साथ बड़े से बड़े शक्तिशाली देशों का हाथ था। यूएसए इस युद्ध में यूएसएसआर को हरा तो दिया, परंतु क्या यह बात अच्छी थी? सोचिए उस देश का क्या और उनके नागरिकों का क्या, जिनके हालात बद से बदतर हुए।
क्या अपनी ताकत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए दूसरे देशों को कुचलना जरूरी है? हमें गर्व होना चाहिए हमारे भारत देश पर, जिसने दुनिया को साथ ले चलने का सपना देखा। हम जब भी दुनिया को देखते हैं तो उन पर राज नहीं, बल्कि उनका सेवा करने का लक्ष्य देखते हैं। ऑपरेशन साइक्लोन के बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपने राय कमेंट सेक्शन पर अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में सत्य एवं ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।